डिलाइट आईएएस के इस प्रभावी मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है और भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है। ब्रिटेन अब तक फिफ्थ बड़ी इकॉनमी था, अब भारत जो है वो पाँचवें स्थान पर आ गया है और ब्रिटेन जो है वो सिक्स पोजीशन पे चला गया है। तो क्या है ये मुद्दा, इस चीज़ को बहुत गहराई से के साथ समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कोविड-19 के बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने भारत को ये पोजीशन दिलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी ब्रिटेन को भारत ने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कोविड-19 के दौर ने भारत की अर्थव्यवस्था की एक तरह से कमर तोड़ दी थी। उसकी वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिले हो गई और अब फिर से भारत अब लगभग कोविड-19 से पूर्व की स्थिति को हासिल करने वाला है। सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखते हैं। देखिए, ब्रिटेन में सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है और राजनीतिक अस्थिरता भी है। पॉलिटिकल स्तर पर भी चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इससे ब्रिटेन परेशानी झेल रहा है, तो उसकी इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार देखिए आप और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार देखिए। ये अप्रैल से जून तक की बातें हैं, जो पहली तिमाही है ना 2022 की, उसकी बात हो रही है। इसके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार देखेंगे तो लगभग 854 बिलियन डॉलर है और इधर ब्रिटेन देखेंगे तो लगभग 816 अरब डॉलर है। तो ये चीजें थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, भारत और इसके बीच में अच्छा खासा डिफरेंस भारत ने बना लिया है। उसके साथ आप देखिए कि भारत कुछ समय पहले 11वें स्थान पर था और ब्रिटेन तब भी 5वें स्थान पर था, लेकिन शुक्रवार को भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब आप एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पर है, चीन सेकंड पे है, जापान थर्ड नंबर पे है और जर्मनी फोर्थ है। अब भारत आ गया फिफ्थ पोजीशन पे और ब्रिटेन आ जाएगा सिक्स्थ पे। तो आप इस, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एग्जाम में ये चीजें पूछी जा सकती हैं, सीक्वेंस पूछा जा सकता है आपसे या फिर सीधा भारत की रैंक भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे। अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत की पोजीशन है, तो इस सूची में अब भारत भी शामिल हो गया है। जल्दी से देखते हैं आगे की चीजें। देखिए, मैंने आपको बताया कि 11वें नंबर पर रहा है भारत और ब्रिटेन उस समय 5वें पे था और अब भारत ने ब्रिटेन को 6 पे डाल दिया है। तो भारत की जो पहली तिमाही है ना 2022 की, उसकी जो वृद्धि दर है वो लगभग 14% के आसपास है। आपसे देखिए कि 13.5% की दर से वृद्धि की है। और आप चाइना देखेंगे ना, जो सेकंड बड़ी इकॉनमी है, उसकी वृद्धि दर इसी टाइम में, इसी पीरियड में 0.5% है। अब देखिए आपने कितनी ज्यादा तेजी से वृद्धि की है भारत ने, और ये बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा विश्व में सबसे ज्यादा तेज वृद्धि है ये भारत की। तो इसलिए इस कारण भारत अब फिफ्थ पोजीशन पे आ गया है। देखिए, चीन भी अभी तक पास नहीं, जैसे मैंने बोला ना आपको, लगभग 0.4% की दर से चीन ने वृद्धि की है और भारत कर रहा है लगभग 13.5%। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हम लोगों ने, अगर आपको याद होगा तो एक दो दिन पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने चीन के इकोनॉमिक क्राइसिस पे बात की थी। चीन में आर्थिक संकट है ना, क्या कारण है जल्दी से बताएं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने वहां पे बात की थी कि रियल एस्टेट जो है ना चीन का, वो सबसे बड़ा सेक्टर है, रियल एस्टेट एंड हाउसिंग। अब इसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कारण ये है कि लोन नहीं मिल रहा है इस सेक्टर को, और इस सेक्टर में जो बिक्री भी है ना उस तरह की नहीं हो पा रही है। इसलिए ये सेक्टर अगर प्रभावित हो रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था को डगमगा रहा है ये क्षेत्र। कारण क्या है कि जीरो कोविड पॉलिसी अपना रहा है चीन। जीरो कोविड पॉलिसी मतलब एक भी कोविड का केस वो देश में रहने नहीं देना चाहता। इससे होता क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। देखिए, भारत में जब लॉकडाउन लगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव देखे थे ना आपने, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। लगभग 7% से गिर से नेगेटिव ग्रोथ रेट ना हम लोगों ने देखा। तो ऐसी स्थिति में जब कोविड में के बाद चीन लगातार इस तरह के स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाता रहेगा तो अर्थव्यवस्था तो प्रभावित होना स्वाभाविक ही है ना। ऑब्वियस सी चीज है कि उसकी इकॉनमी प्रभावित होगी, तो वही हो रहा है। उसकी इकॉनमी बहुत अच्छे से प्रभावित है और कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने देखा था कि हीट वेव भी चीन को थोड़ा सा परेशान कर रही है। चीन की नदियों का पानी भी सूख रहा है, तो ये चीजें चीन की वजह से कहीं ना कहीं पर चीन को दिक्कत उत्पन्न कर रही हैं। लेकिन भारत, आप देखिए कि 7% का अनुमान है भारत का, है ना, कि 7% के अकॉर्डिंग, ये आईएमएफ का लेटेस्ट डाटा है। आईएमएफ ने ये बोला है कि भारत 2022 में लगभग 7% से ग्रो करेगा। ये भी विश्व में सबसे ज्यादा तेज है। तो इस 7% ग्रो करने की भारत की बात हो रही है, जो नेगेटिव चला गया था 7%। तो ऐसी स्थिति में हम समझ सकते हैं ना कि भारत कितना अच्छा कर रहा है और चीन का देखिए क्या हालत है।
तो कहीं ना कहीं पर भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। जल्दी से थोड़ा फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा विश्लेषण के स्तर पर भी आएंगे। एनएसओ ने आंकड़े जारी किए और किस क्षेत्र की वजह से ये बेहतर हुआ है चीज़ें। देखिए कृषि और सेवा क्षेत्र ने ना इस चीज़ में सबसे बड़ा योगदान दिया है। आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कई बार समझाया भी है कि कृषि, उद्योग और सेवा 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी इकॉनमी में। अब भारत में क्या है कि कृषि और सेवा क्षेत्र ने अब बेहतर किया है इस तिमाही में। इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत ही ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों क्षेत्रों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कैसे? देखिए सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो लगभग 18% के आसपास रही है ना। और आप इधर देखेंगे कृषि क्षेत्र की वृद्धि तो लगभग 5%, 4.5% के आसपास रही है। बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि कम से कम ये क्षेत्र, क्योंकि आप देखिए भारत का जो सेक्टर है, हम लोग कई बार बात की है कि आज़ादी के बाद ना, आज़ादी के बाद भारत सीधा कृषि से सेवा क्षेत्र की तरफ चला गया। उद्योग में हम नहीं जा पाए, उद्योगों का उतना विकास हमारे स्तर पर नहीं हुआ। तो ये दोनों क्षेत्र बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कृषि और सेवा क्षेत्र। आप यहाँ पे देखिए वित्तीय रियल स्टेट वगैरह भी जो भी है वो भी लगभग 9%, 2% की वृद्धि वहां पर हो रही है। तो कहीं ना कहीं पर ये दोनों जो क्षेत्र है ना, कृषि और सेवा क्षेत्र, इनके दमदार प्रदर्शन ने भारतीय बाजार में वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। क्या क्या चीजें होंगी हम देखेंगे, बेनिफिट क्या होंगे भारत को इससे, तो वहां पर भी हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा देख लीजिए फैक्चुअल स्तर पर। 2018 में हम लोग 34 लाख करोड़ के आसपास हमारी जीडीपी का जो आकार था, 2019 में 35, 2020 में आप देखिए, और 21 में आप देखिए लगभग 32.46 लाख करोड़ है। और आप 2022 में देखिए कि लगभग 37 लाख करोड़। ये देखिए ना यहाँ से कितना डिफरेंस आ गया, ये लगभग 4% से ज्यादा। कोविड-19 के पूर्व का जो स्तर है ना उसमें लगभग 4% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तो ये फैक्चुअल चीजें हम लोगों ने देख ली। अब जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि चीजें कहां पर हैं। देखिए वैश्विक महामारी भारत में आई, भारत में भी आई, विश्व में भी आई, और साथ में एनपीए संकट, आप चीजें देखिए, और जीएसटी व्यवस्था को अपनाने संबंधी प्रभाव, ये थोड़ा सा समझ लीजिए जल्दी से। कोविड-19 तो आप समझ ही गए हैं कि चीजें खराब हुई। एनपीए संकट क्या है? देखिए एक वर्ड यूज होता है, आपको पता होगा, इकोनॉमिक सर्वे में कई बार यूज हुआ है ये, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। सिंड्रोम किसी बीमारी को कहते हैं, इसका मीनिंग तो आप समझते होंगे। ट्विन बैलेंस शीट क्या है? देखिए 2004-5 में ना भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से वर्क कर रही थी, बहुत अच्छी वृद्धि दर थी। तो बैंकों ने व्यापक पैमाने पर लोन दिया, सरकारी स्तर पर भी कुछ चीजें थी, हालांकि वो हम इग्नोर करेंगे। बैंकों ने व्यापक पैमाने पर लोन दिया, और इससे क्या हुआ हमें पता है कि 2007-8 में आर्थिक संकट आ गया था विश्व में। इससे ये जो बैंकों ने यहां पर लोन दे रखा था ना, इसकी रिकवरी नहीं हो पाई। क्यों रिकवरी? इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आप देखिए कि आर्थिक संकट है तो मांग प्रभावित हुई। मांग प्रभावित हुई तो कोई कंपनी उत्पादन कैसे करेगी जब मांग ही नहीं है? तो कंपनियां जिन्होंने लोन दिया था उनका उत्पादन प्रभावित हुआ। उत्पादन प्रभावित हुआ तो ऋण का वापसी कैसे करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे? तो इस वजह से हुआ क्या, उस वजह से हुआ क्या, अब इसको यहां पे समझिए कि एक तो कंपनी का जो कंपनी की बैलेंस शीट थी, कंपनी की बैलेंस शीट पर दबाव उत्पन्न हो गया क्योंकि उनको लोन नहीं दे पा रहे हैं वो। और दूसरा, बैंक जिन्होंने लोन दिया था ना, बैंकों ने लोन दिया था, बैंकों का भी तो आप सोचिए ये दायित्व इंक्रीज होगा कि नहीं। कौन से? बैड डेट एसेट्स जो होते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में समझ लीजिए, इसको बोलते हैं बैड डेट्स को डूबते ऋण। डूबते ऐसे ऋण ज्यादा उनकी मात्रा इंक्रीज हो गई जो डूब रहे थे, वापस ही नहीं आ पा रहे थे। तो देखिए एक तो बैलेंस शीट कंपनी की प्रभावित हो रही है, एक बैंकों की प्रभावित हो रही है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर और बैंकिंग दोनों की बैलेंस शीट पर दबाव उत्पन्न हो रहा था, तनाव। इसी को बोला गया ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। तो ये भारत में काफी समय से है, सरकार इसके दूर करने को प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी उस स्तर की चीजें इंप्रूव नहीं हुई है। तो आप देखिए कोविड-19 था, साथ में एनपीए संकट का प्रभाव भारत में था ही था, बैंकों पर तनाव था। और इधर आप देखिए कि जीएसटी व्यवस्था को अपनाने संबंधी प्रभाव भी थे। आप देखिए कि जब से जीएसटी भारत में आया है ना, अभी भी हम लोग इसमें अच्छे से इसको ना तो प्रभावी ढंग से लागू कर पाए हैं और ना ही इसको लेकर हम पूरी तरह से सुलझ पाए। कारण क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि किस सेक्टर को किस स्लैब में रखा जाए। बहुत सारी स्लैब्स हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बड़े सारे इशूज हैं, सेल्स टैक्स को लेकर बड़े सारे इशूज हैं। तो कहीं ना कहीं पे जीएसटी को हम पूरी तरह से अभी उतना अपना नहीं पाए। तो इससे क्या हुआ कि आर्थिक लॉकडाउन की कंडीशन और वर्स्ट हो गई, बुरी हो गई। ये तीन चीजें आप याद रखिएगा, महामारी, एनपीए संकट और तीसरा जीएसटी व्यवस्था को अपनाने संबंधी प्रभाव। दूसरा आप देखिए आपूर्ति श्रृंखला में लचीलेपन की कमी को प्रकट किया। देखिए कैसे, देखिए मैंने आपको कई बार बताया कि चीन पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं कई चीजों को लेके, जैसे एपीआईज को लेके, जैसे सेमीकंडक्टर को लेके,
तो ये सेमीकंडक्टर हम चीन और आप सोचिए चीन और वियतनाम और दक्षिण कोरिया वगैरह से आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या, जब लॉकडाउन लगा कोविड-19 में, देशों ने अपनी सीमाओं को बंद कर दिया, और बंद करने से क्या हुआ कि ये चीजें आयात की आपूर्ति प्रभावित हुई कि नहीं। तो आयात की आपूर्ति प्रभावित हुई, तब भारत को लगा कि ये तो बड़ी गलती है, बड़ी कमी है। कल को चीन ने आगे चल के भी ऐसी चीजें बंद कर दी युद्ध के दौर में, तो हमें तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत ने प्रयास किया है कि वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। आगे देखेंगे उसको। देखिए, सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भरता ने अर्थव्यवस्था की कमजोरी को उजागर किया। कैसे, इसको भी समझ लीजिए जल्दी से। मैंने आपको बोला ना कि हम सीधा कृषि से सेवा क्षेत्र की तरफ चले गए, उद्योग छोड़ दिया हमने। तो भारत, ये कई बार यूपीएससी इसको क्वेश्चन पूछ चुका है, सीधा कृषि से उद्योग सेवा की तरफ प्लंज किए हैं, रीजन क्या है, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है। अब आप यहां देखिए कि ऐसी स्थिति में ना हमने क्या किया, सेवा क्षेत्र पर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ा दी, और हमारे लगभग जीडीपी में लगभग 53% के आसपास सेवा क्षेत्र का योगदान है। लेकिन कोविड-19 में स्थिति क्या हुई, देशों ने अपनी बाउंड्रीज बंद की, सेवा सेक्टर तो पूरा प्रभावित हुआ ना, पर्यटन भी प्रभावित हो गया, सर्विसेज दे नहीं पा रहे लोग, घर से काम कर रहे हैं, बाउंड्रीज बंद हैं, सब चीजें। तो ये क्षेत्र कहां से आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो भारत को लगा कि इस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए भारत ने कृषि और उद्योग पर ध्यान देना शुरू किया। आगे यहां पर देखिए, अर्थव्यवस्था में अनौपचारिकरण के उच्च स्तर ने प्रवासी संकट को पैदा किया। कैसे, अब देखिए भारत में लगभग 90% से ज्यादा जो है ना वो अनफॉर्मल लेबर है, ठीक है ना, अनौपचारिक श्रम है। अनौपचारिक और औपचारिक में डिफरेंस क्या होता है, देख लीजिए यहां पर। देखिए, अनौपचारिक जो श्रम होता है ना, उसको आप सामाजिक सुरक्षा बेनिफिट नहीं दे पाते हैं ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। क्या होते हैं वो, जैसे मान लीजिए आपने पेंशन हो गई, या फिर प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट हो गया, उसके अलावा कई चीजें, बीमा पॉलिसीज वगैरह चीजें मिलती हैं, वो नहीं मिलता है इनको। तो कोविड-19 में इनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए प्रवासी संकट तो उत्पन्न होना ही था ना, अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे थे ये लोग। तो कहीं ना कहीं पे कोविड-19 की स्थिति में भारत में ये 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से उभर कर सामने आए, जो सरकार के लिए भी एक बड़ा रियलाइजेशन पॉइंट था। अब आगे देखिए, सरकार ने प्रयास क्या किया, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा। हम लोगों ने बात की ना कि किस तरह से चीन ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला रोक दी सी एक तरह से, तो भारत को लगा कि अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए। भारत ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमें अन्य देशों पर डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। अधिकांश कारोबार और स्थानों के डिजिटलीकरण। आप बताइए, डिजिटलीकरण बढ़ा या नहीं। आप समझते हैं ना, ऑनलाइन एजुकेशन कितना प्रमोट हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन कितना कोविड-19 में प्रमोट हुआ। उसके अलावा आप देखिए, वर्क फ्रॉम होम, ये था क्या भारत में पहले, बहुत ज्यादा नहीं था ना व्यापक पैमाने पर, लेकिन इसमें कितना ज्यादा इजाफा हुआ, लोग घर से काम करने लगे। आज भी बहुत सारे कंपनियों के लोग घर से ही काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार जो डिजिटलीकरण को, इवन आप देखेंगे डिजिटल पेमेंट, ठीक है, डिजिटल जो भुगतान थे, बहुत सारे लोगों ने घर से ऑर्डर किए, चीजें मंगाई, तो उससे डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिला। और ये सरकार बहुत समय से प्रयास कर रही है, जब से डिमोनेटाइजेशन आया है तब से सरकार ने कोशिश की है कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। तो वो भी सरकार के प्रयासों में कहीं ना कहीं पे बल मिल गया कोविड-19 से। अब आप देखिए, पीडीएस व्यवस्था जो थी, इसके तहत आपको पता है ना, सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया, बहुत सारा फ्री में राशन दिया, बहुत सारे लोगों को कवर करने की कोशिश की। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड हम लोग अपना लें, तो हर जगह पे हमें राशन की प्राप्ति हो सके। तो कहीं ना कहीं पे इस सेक्टर में भी हम लोगों को कोविड-19 ने एक चुनौती उत्पन्न की, और हम लोगों ने उसका समाधान करने का प्रयास किया। पीएलआई एक योजना है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोलते हैं इसको। मतलब मान लीजिए, इसको जल्दी से एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, कोई कंपनी है 100 करोड़ का उत्पादन करती है, सरकार ने बोला कि अगर आप 10 करोड़ और करेंगे ना, ये जो आपका करने लिमिट है, इससे बढ़कर जो 10 करोड़ आप करेंगे, इसके लिए हम आपको 4 से 5% का बेनिफिट देंगे। ठीक है, ये कई सेक्टर में किया गया, भारत ने सरकार ने कई क्षेत्रों में इसको लागू किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे एक सुधार था। श्रम कानूनों में सुधार किया है सरकार, 4 लेबर कोड लेके आई है ना, ताकि बहुत सारे जो कानून थे उनको आसान किया जा सके, उनको बिल्कुल समराइज फॉर्म में रखा जा सके। बहुत सारे कानूनों की वजह से उलझन उत्पन्न होती है, समझ में नहीं आता किसको लागू किया जाए, आपस में क्लैशेस भी होते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास किया है। हालांकि इसको लेकर हड़ताल वगैरह करते रहते हैं ट्रेड यूनियन, वो अलग चिंता का विषय है, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि चीजें ज्यादा आसान बने। अब आगे देखते हैं कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था बन गया है, इससे फायदा क्या होगा, वैश्विक ख्याति में वृद्धि होगी। देखिए, मैंने कई बार आप लोगों को बताया कि किसी देश के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं ना, आईआर जो होता है, वो किससे जुड़े होते हैं, अर्थव्यवस्था से। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बढ़िया, भारत की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्या अमेरिका, चीन जैसे देश भारत को नजरअंदाज कर पाएंगे क्या?
नहीं कर पाएंगे ना, तो वैश्विक ख्याति में भारत की वृद्धि होगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम दमदार तरीके से अपना पक्ष रख सकते हैं। आगे देखिए, आर्थिक व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, भारत इतनी बड़ी इकॉनमी है तो जो निवेशक होंगे या अन्य देश होंगे उनका एक ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही कि भारत में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है, अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। देखिए, भारत को एफडीआई से भारत हमेशा वंचित रहा है और इसकी ललक हमें हमेशा से रही है, क्योंकि हम विकसित देश के बनने की तरफ में अग्रसर हैं, तो हमें बहुत से ज़्यादा निवेश चाहिए। और इन्वेस्टमेंट तब आता है जब आपके देश में अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हो। तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है तो ये भी, इसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। वैश्विक विश्व बैंक वगैरह आईएमएफ से जैसे संस्थानों से ऋण लेने में भारत को आसानी होगी। देखिए, वैसे तो भारत बहुत कम लोन लेता है, लेकिन कई जल स्तरीय परियोजनाएं होती है ना, जल विद्युत की कुछ ऐसी परियोजना है, कोई बाढ़ संबंधी परियोजना है, ठीक है, तो बांध सुरक्षा संबंधी, तो कहीं ना कहीं पे चीजें, इस तरह की चीजों में भारत को अगर लोन चाहिए तो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाएं लोन देने में कतराएंगी नहीं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। दक्षिण एशिया के नेता के रूप में अपनी प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है भारत। कैसे? देखिए, ईस्ट एशिया में आपको पता है चाइना किस तरह से चीजें कर रहा है ना, साउथ एशिया में आपको पता है अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह के देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, तो इस एरिया में भारत प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। साथ में आगे चल के इंडो प्रशांत का जो क्षेत्र है या साउथ ईस्ट का जो क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है, इसमें भी भारत अपनी दावेदारी को बहुत ही दमदार तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। तो मुझे लगता है काफी हद तक हम लोगों ने बहुत गहराई से चीजों को समझ लिया है, ठीक है, विश्लेषण के स्तर पर देखा, फैक्ट देखे हम लोगों ने, तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। इसलिए अभी बिल्कुल हाल ही की न्यूज है, कल रात की न्यूज है, तो मैंने जल्दी से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, कई बार मैंने बोला है। एक और न्यूज जो कल भी मैंने बोली थी वो ये था कि जो बच्चे डिलाइट आईएएस के व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप आना चाहते हैं तो आप जो नंबर डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिए हैं उन पर आप मैसेज कर लीजिए, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व हो सकें। व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी अपडेट्स वगैरह आप लोगों को मिलती रहेंगी, आगे चल के बहुत सारी चीज़ें वहां पर उपलब्ध होने वाली हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।